हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, वीडियो को पूरा एंड तक देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ। हम बता दें, इसके पहले लेक्चर में हम लोगों ने जो है सौर मंडल के जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह, उनके बारे में हम लोगों ने एक एक करके चर्चा किया था। अब हम इस लेक्चर में कुछ छोटे मोटे जो है आकाशीय पिंड हैं, ब्रह्मांडीय पिंड हैं, उसके बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है हमारा क्षुद्र ग्रह, जिसको बोलते हैं एस्टेरॉयड। क्षुद्र ग्रह को क्या बोलते हैं? एस्टेरॉयड। बहुत बार जो है वनडे एग्ज़ामों में या टेट, सी टेट, जितने भी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा हैं, उसमें ये एक प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच जो है होता है। तो क्षुद्र ग्रह जिसको एस्टेरॉयड बोलते हैं वो मंगल और बृहस्पति, किसके बीच? मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करने वाले छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के पिंड होते हैं। मतलब इनका आकार जो होता है छोटे से लेकर सैकड़ों किलोमीटर आकार के ये क्षुद्र ग्रह होते हैं, जो मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। तो क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति के मध्य क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? लगभग 40,000। इनकी अनुमानित संख्या जो है क्षुद्र ग्रहों की लगभग 40,000 मानी जाती है। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई थी? जब ग्रहों में विस्फोट हुआ तो उसके फलस्वरूप जो टूटे हुए खंड थे, उन्हीं खंडों से जो है क्षुद्र ग्रहों का निर्माण हुआ था। तो इनकी उत्पत्ति ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए खंडों से हुई है। यह है क्षुद्र ग्रह। अब अगला है हमारा बौने ग्रह, जिसको बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। तो बौने ग्रह क्या होती हैं? इनकी कुछ विशेषताएं हैं जिसकी वजह से इन्हें बौने ग्रह कहा जाता है। तो हम विशेषता देख लेते हैं, किन्हें कहते हैं बौने ग्रह। तो बौने ग्रह की विशेषता है पहली, ये आकार में जो है चंद्रमा से छोटे होते हैं। जो पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, उनसे जो होता है छोटे होते हैं बौने ग्रह। तो पहली विशेषता है इनकी। दूसरी विशेषता है इसकी कक्षा जो है वृत्ताकार नहीं होती है, मतलब दीर्घवृत्ताकार होती है, जिस कारण यह दूसरे ग्रह की कक्षा को काटता है। तो ये जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रखे जाते हैं। इनकी दो विशेषताएं हैं। कुछ बौने ग्रह हैं, उनके उदाहरण देख लेते हैं। पहला है प्लूटो, दूसरा है सेरस, तीसरा है हमारा इरिस, चौथा है चेरान। तो ये कुछ उदाहरण हैं बौने ग्रह के, प्लूटो, सेरस, इरिस और चेरान। तो इसको याद रखिएगा, क्या पता पूछ ले कि निम्न में से कौन बौना ग्रह नहीं है, और ये तीन ऑप्शन दे दे और चौथा अलग दे दे। तो प्लूटो, सेरस, इरिस, चेरान ये बौने ग्रह में रखे गए हैं। ये बौने ग्रह के नाम हैं, उदाहरण हैं। 18 फरवरी 1930 में, कब? 18 फरवरी 1930 में प्लूटो यम, जो पहले ग्रह की श्रेणी में रखा गया था, उसकी खोज हुई थी 18 फरवरी 1930 ईस्वी में। तो 2006 में क्या हुआ, इसे ग्रह की श्रेणी से हटाकर उसे बौने ग्रह में व्यवस्थित कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यह ग्रह की जो विशेषता है उससे ये अलग था। अलग क्या था कि यह वरुण ग्रह की कक्षा को काटते हुए सूर्य की परिक्रमा करता है अभी भी। तो इसीलिए
प्लूटो यम को जो है बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, उसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। ये कब हटाया गया है? 2006 में। उससे पहले जो थी वो सौरमंडल का एक ग्रह माना गया था जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे थे। ये सूर्य की परिक्रमा करने वाले जो 8 ग्रह हैं उसमें इन्हें इससे भी शामिल किया गया था और ये 9वां ग्रह था। अब इसे हटा दिया गया है 2006 में। अगला है उल्काश या उल्का पिंड किसे कहते हैं? उल्का पिंड, बोलाइट या मेटेओराइट। तो उल्काश क्या होते हैं? ये क्या होते हैं? अंतरिक्ष में तीव्र गति से घूमते हुए अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं। क्या होते हैं? ये अत्यंत सूक्ष्म ब्रह्मांडीय कण होते हैं जो तीव्र गति से घूमते हैं। जब ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण चमकने लगते हैं। जब वे पृथ्वी के वायुमंडल में पड़ते हैं तो वायु की परतों के साथ इनका क्या होता है? घर्षण होता है और घर्षण होने की वजह से ये चमकने लगते हैं। तब इन्हें क्या कहते हैं? टूटता हुआ तारा। क्या कहते हैं? टूटते हुए तारा। परंतु कुछ पिंड जो होते हैं वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते। मतलब घर्षण तो होता है लेकिन वो पूरी तरीके से जल नहीं पाते और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आ गिरते हैं, जिनको क्या नाम दिया गया है? उल्का पिंड। तो ये अंतर है उल्काश और उल्का पिंड में। जब ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो घर्षण के कारण चमकने लगते हैं, तो उन्हें टूटता हुआ तारा कहते हैं। और जब ये कुछ जो होते पिंड वायुमंडल में घर्षण के कारण पूरी तरह से नहीं जल पाते हैं और ये चट्टान के रूप में नीचे गिर जाते हैं पृथ्वी पर, तो इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। अगला है हमारा पुच्छल तारे या धूमकेतु। तो ये क्या होते हैं? ये धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड होते हैं। ये किससे बने होते हैं? धूल, बर्फ और हिमानी से बने होते हैं, जो एक लंबी किंतु अनियमित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। तो कैसे होते हैं? ये धूल, बर्फ और हिमानी गैसों से बने होते हैं। ये अनियमित कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं और ये सूर्य से बहुत दूर भी होते हैं। ये सूर्य से बहुत दूर होते हैं। पुच्छल तारा, तो पुच्छल तारा क्यों कहते हैं अभी आगे पता चल जाएगा। तो इसे पुच्छल तारा क्यों कहते हैं? जब ये सूर्य के पास आते हैं तो क्या होते हैं? गर्म होकर इनसे गैसों की फुहार निकलती है। तो जब ये सूर्य के पास आते हैं तो क्या होता है? गर्म होकर इनसे गैस की फुहारें निकलती हैं जो चमकीली पूंछ के समान प्रतीत होती है। इसीलिए क्या कहा गया इन्हें? पुच्छल तारे। इनकी पूंछ जो होती है हमेशा सूर्य से दूर होती है। ठीक है, मान लीजिए ये सूर्य है, यहाँ पे पुच्छल तारा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जो गर्मी मिली तो उसकी वजह से फुहारे निकलते हैं पीछे की तरफ, वो सूर्य से दूर होते हैं, तो इसीलिए इन्हें पुच्छल तारा कहा गया है। इनकी पूंछ हमेशा क्या होती है? सूर्य से दूर होती है। ये एक निश्चित समय बाद दिखाई देते हैं। इनका एक समय होता है, पुच्छल तारा जो होता है एक निश्चित समय के बाद दिखाई देते हैं, हमेशा नहीं दिखाई देते, उनका एक निश्चित टाइम होता है। तो इसके पहले हेली नामक जो पुच्छल तारा था, हेली नामक पुच्छल तारा 76 साल बाद दिखाई देता है। मतलब हेली जो नामक पुच्छल तारा है वो लगभग 76 साल बाद दिखाई देता है। हर 76 साल बाद वो दिखाई देता है। इसका एक निश्चित समय है 76 साल। हर 76 साल पे हेली पुच्छल तारा दिखाई देगा। तो अगली या पहली बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। तो अगली बार कब दिखाई देगा? इसी में 76 आप जोड़ के बता सकते हैं कि अगली बार कब दिखाई देगा। अगला है चंद्रमा, मून, जो पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। इसके बारे में हम
देख लेते हैं। तो चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा। यह सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। कौन सा? 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? गैनीमीड, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह था। और डिमोस जो था वो सबसे छोटा उपग्रह था सौरमंडल का। तो इस चीज याद रखिए। जीवाश्म ग्रह, इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह। क्यों? क्योंकि यह माना जाता है कि इसकी उत्पत्ति जो है प्रशांत महासागर के गर्त से हुई है। चंद्रमा की उत्पत्ति किससे हुई है माना जाता है? प्रशांत महासागर के गर्त से, इसीलिए इसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा की पृथ्वी ग्रह से औसत दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। जब हम पृथ्वी ग्रह पढ़ा रहे थे तब उसमें हम बताए थे कि पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी या चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। चंद्रमा अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका हुआ है? लगभग 5 डिग्री। तो चंद्रमा अपने अक्ष पर 5 डिग्री जो है झुका हुआ है। चंद्रमा का घूर्णन और परिक्रणन काल लगभग बराबर है। ये चीज़ याद रखिएगा कि चंद्रमा एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका घूर्णन और परिक्रमण काल लगभग एक बराबर है। और वो भी कितना है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। तो कहीं कहीं 27 दिन 8 घंटे भी लिखा रहता है, तो दोनों सही है। 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट लगता है। इसका जो परिक्रमण काल है और घूर्णन काल दोनों बराबर हैं। कितना है? 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट या 27 दिन 8 घंटा। अगर पृथ्वी से चंद्रमा को देखते हैं हम तो उसका कितने % भाग हमें दिखाई देता है? 57% भाग। पृथ्वी से चंद्रमा का लगभग 57% भाग जो है हमें दिखाई देता है। चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 भाग है। मतलब अगर पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार जो है 36 kg है, 36 kg, तो उसका चंद्रमा पर क्या होगा? इसी का 1/6 होगा। मतलब कितना हो जाएगा? 6 किलोग्राम भार चंद्रमा पर बताएगा, इतना होगा। जो पृथ्वी पर होगा उसका 1/6 चंद्रमा पर होगा उसका भार। चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना टाइम लेता है? जो चंद्रमा है उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 1 मिनट 28 सेकेंड। ये चीज़ आप याद रखिए। आप चाहे तो नोट करते जाइए। वैसे जितना भी हमने पॉइंट दिया है सभी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप सभी नोट करते जाइए। आप वीडियो को पॉज करके भी इसको नोट कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम थोड़ा तेज़ पढ़ा रहे हैं तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट कर सकते हैं। तो चंद्रमा से पृथ्वी प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लेता है? 1 मिनट 28 सेकेंड लेता है। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सिलेनोलॉजी। सिलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा का अध्ययन सिलेनोलॉजी। बार बार हम इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग को याद हो जाए। तो चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सिलेनोलॉजी। अगला है पृथ्वी का जो व्यास होता है सॉरी चंद्रमा का जो व्यास होता है वो पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। कितना होता है? पृथ्वी का 1/4। तो ये चीज़ याद रखिए कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है। और चंद्रमा को जो द्रव्यमान है वो पृथ्वी के द्रव्यमान का कितना होता है? 1/8। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/8 और चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 होता है।
चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल का 1/6 होता है। ये 3 चीज़ है जो याद रखिए। जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है तो उस दिन को क्या कहते हैं? पूर्णिमा। तो जिस दिन पूरा दिखाई देता है उसको पूर्णिमा कहते हैं, और जिस दिन नहीं दिखाई देता है तो उस दिन को क्या कहते हैं? अमावस्या। जिस दिन बिल्कुल नहीं दिखाई देता है तो उस दिन को अमावस्या कहते हैं। अमावस्या एक पूर्णिमा में कितने दिनों का अंतर होता है? 15 दिनों का अंतर होता है। तो इन्हीं 15 दिनों में क्या होता है? जिस दिन अमावस्या आती है, अमावस्या के बाद से जो है चंद्रमा का आकार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और लास्ट दिन जब पूर्णिमा आता है तो चंद्रमा का पूर्ण रूप आ जाता है। तो ये बढ़ता क्रम जो है चंद्रमा का, ये उनकी कलाओं को प्रदर्शित करता है। जैसे अमावस्या के बाद पहला जो दिन है तो कुछ इस तरह दिखेगा, दूसरे दिन कुछ और मोटा दिखेगा, तीसरे दिन कुछ और मोटा दिखेगा, चौथे दिन कुछ और। तो ऐसे कर करके जब 15वां दिन आएगा तो चंद्रमा पूरी तरह से दिखने लगता है और वो पूर्णिमा की स्थिति होती है। वह दिन पूर्णिमा कहलाता है, और ये सब चंद्रमा की कलाएं होती हैं। चंद्रमा का वायुमंडल जो मतलब चंद्रमा पर जो वायुमंडल होता है उसका अभाव होता है, वहाँ पर वायुमंडल जो है नहीं पाया जाता है। यहाँ पर ना पानी है ना हवा है। इसकी सतह जो होती है वो ऊबड़ खाबड़ होती है। कैसी? इसकी सतह चंद्रमा की ऊबड़ खाबड़ होती है। यहाँ इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं, जिसकी छाया जो होती है पूर्णिमा के दिन दिखाई देती है। तो यहाँ पर क्या पर्वत, मैदान और गड्ढे पाए जाते हैं, जिसकी जो छाया है, जिसकी वजह से पूर्णिमा वाले दिन दिखाई देती है इसकी छाया। गड्ढे की जो छाया होती है वो पूर्णिमा वाले दिन दिखाई देती है। अगला है इम्पॉर्टेंट, उसको नोट करिए। पहले कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा? वो थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा था। कब? 21 जुलाई 1969 में। और इसी दिन दूसरे व्यक्ति जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा था वो थे एडविन एल्ड्रिन। एडविन एल्ड्रिन। पहला तो काफ़ी लोग को पता होगा, लेकिन दूसरा बहुत कम लोग को पता होगा। तो दूसरे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने चंद्रमा पर कदम रखा? वो थे एडविन एल्ड्रिन। कब रखे थे अपना कदम चंद्रमा पर? 21 जुलाई 1969। तो दोनों लोग उसी दिन जो थे चंद्रमा पर कदम रखे थे। भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर भेजा गया वो कौन था? चंद्रयान प्रथम या चंद्रयान 1। ये कब भेजा गया था? 2008 में। 2008 में भारत का पहला अंतरिक्ष यान जो चंद्रमा पर भेजा गया वो क्या था? चंद्रयान प्रथम। धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी आपको? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अब हम अगले लेक्चर में जो है सौरमंडल से ही संबंधित जो है अलग अलग जो और पिंड बचे हुए हैं और उससे संबंधित सौरमंडल से जो अलग अलग तथ्य हैं उसको लेके हम अगले लेक्चर में आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।